वो वाली लाइफ को छोड़ के और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, इट्स अ बिग टास्क। पूरी फर्म स्टार्ट करना, शुरू से काम करना, लेबर्स देखना, शुरू से सारी चीज़ें सीखना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर देखिए, लाइफ में आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते लाइफ में, देन ये कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया है? वैसे मुझे पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, लेकिन कुड यू एक्सप्लेन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल? पार्ट 1 में हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के फंडामेंटल समझे, जैसे इंश्योरेंस, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब थ्योरी को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे गेस्ट ने एक लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप्स मैथ समझाई है, जिसमें इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस और टाइम को लेके एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द एग्जाम्पल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया है? वैसे मुझे पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, लेकिन कुड यू एक्सप्लेन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल? सर देखिए, थिंग इज कंपाउंडिंग लोगों को समझ में नहीं आता है, और ये मुझे भी नहीं समझ में आता था टिल 2023, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। एंड इसीलिए मैं भी क्या करता था, जब इन्वेस्टमेंट करता था पैसे, फिर एक एक्युमुलेशन हो गया, फिर हमने निकाल ली, ये सब चीज़ें होती थी। वी नीड टू अंडरस्टैंड 6th-7th स्टैंडर्ड जब हम पढ़ते थे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पढ़ाया गया था, बट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाउंडिंग हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। मैं तो अगर मुझे कभी कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एक फोरम में, तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहूँगा कि भैया आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाइए, ताकि बचपन से लोगों को पता हो कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने जैसे बोला 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, राइट? यहाँ पे एक चेस बोर्ड स्टोरी है, जहाँ पे एक राजा रहते हैं और वो एक मंत्री रहता है उनका। वो उनसे बहुत खुश होके उनको बोलते हैं कि आई विल डू व्हाट, आपको जो पसंद है वो मांगिए मेरे से, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। अब एज ए इंडिविजुअल हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भैया हमें ये दे दीजिए, हमें ये दीजिए, सोना दे दीजिए, चांदी दीजिए। उन्होंने क्या बोला था, सर जो चेस बोर्ड है उसमें 64 बॉक्सेस रहते हैं, आप हर एक बॉक्स में आप मेरे को एक चावल का दाना दीजिए और हर दिन डबल कीजिए उस चीज़ को, राइट? सो राजा हंसने लगे, बाकी सब लोग भी हंसने लगे कि भैया ये क्या है, मैंने इसको बोला कुछ भी मांगने का और ये एक चावल का दाना मांग रहा है। यू विल नॉट बिलीव द कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। व्हेन इट कम्स टू द 31st डे, देखिए क्या होता है, 1 का 2 हो गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, यहाँ तक तो कुछ नहीं पता चल रहा, 10 दिन बीत गए। बट उसके बाद 2048, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, अब हम आ गए ऑलमोस्ट 15-16 डे में आ गए, जब 64,000 हज़ारों में पहुँच गए। 1,28,256, 512, फिर आ गया आपका 10 लाख तक अपन पहुँच गए। अब मज़ा आता है कंपाउंडिंग का। इनिशियल स्टेज में कंपाउंडिंग कुछ भी नहीं दिखती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जब 28 डे में पहुंचे, ऑलमोस्ट इट्स ए रफ थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, नॉट एग्जैक्टली 19 या 28 डे में पहुंचे, तो हम लगभग 10 लाख तक पहुंच गए। ना द रियल कंपाउंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब अपन 10 लाख पे पहुंच गए तो 10 लाख बन गया 20, 20 बन गया 40, 40 80, 1 करोड़ 60, 3 करोड़ 20, 6 40 और फिर 12 80, ऐसे करके लगभग 13 पे पहुंचे। 13 26 बन गया, 26 52 बन गया और 52 104 बन गया। तो ऑलमोस्ट 27th और 28th या 29th डे में हम 100 करोड़ पार कर गए। वी स्टार्टेड विथ 1, डबलिंग विथ एवरी बॉक्सेस एंड बिफोर 30th डे 100 करोड़ पहुंच गए। राजा की नींद उठ गई, बोली ये क्या हो गया। पूरी उसके जितने भी मतलब चावल के दाने थे, पूरे गाँव के चावल के दाने खत्म हो गए, मगर ये नहीं रुक पाए। तो अब हम 30th तक ही पहुंचे, हम 64 की बात कर रहे हैं, तो सोचिए 100 करोड़ पहुंच गए। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। व्हेन यू गिव टाइम, इनिशियली इट लुक्स लाइक कि मतलब कुछ नहीं हो रहा है। SIP में भी यही चीज होती है सर। इनिशियली 5-7 साल कुछ भी नहीं होता है एंड लोगों को लगता है अरे यार मैंने इतने पैसे डाले थे, इतना ही रिटर्न आया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आपको अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है, अगेन वी आर जस्ट टॉकिंग इन डिस्क्लेमर ओवर हियर कि मतलब हम रिटर्न्स की जस्ट एग्जांपल बात कर रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए है,
1 लाख पे अगर 12% में अगर बात करूं तो कितना होता है? ओनली 12,000, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू 10 lakhs में 12% की बात करें तो 1,20,000 होता है। वही हम 1 करोड़ पे 12% की बात करें तो 12 लाख रुपए होता है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट वी नीड टू एक्यूमुलेट ए कॉर्पस, तब आपको कंपाउंडिंग का मजा देखने लगेगा। आप बोलोगे नहीं 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 मेरे को कंपाउंडिंग का मजा डे 1 से चाहिए, नहीं। एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। बीट कंपाउंडिंग, अगर आपके जॉब में भी यही चीज होती है, यू स्टार्ट विद ए वेरी इनिशियल लेवल, राइट? धीरे धीरे जब आप स्किल्स अपने डेवलप करते हैं, धीरे धीरे आपकी सैलरीज वगैरह बढ़ते जाती है, एंड एट द एंड यू रीच टू सच ए स्टेज कि आपकी सैलरी भी बहुत हाई रहती है। सिमिलरली द कंपाउंडिंग वर्क्स, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसको समझ में आ गया he will earn it, अगर जिसको समझ में नहीं आ गया he will pay for it. Sir, do you agree एक small investment, that too consistent, wealth creation में काम आ सकता है? Definitely, क्यों नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, एक अगर एवरेज इंसान की हम बात करें तो जनरली अगर सोचिए एक MBA पास आउट है एंड ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज करियर, लाइक अपन ये मान के चले कि 40-50,000 वो आराम से अर्न कर सकता है। सब फॉर एग्जाम्पल इफ इज अर्निंग 50,000 पर मंथ, क्या वो 10% उसमें से नहीं निकाल सकता इन्वेस्टिंग के लिए? ही अगेन इसमें माइंडसेट काम आता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया मेरी सैलरी 45,000 ही है। अगर ये माइंडसेट लेके आएंगे तब जाके आप जीत पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं 50 ही है और मेरे को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, नहीं, तब दिक्कत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगर 5,000 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ऑन ए पीरियड ऑफ 30 years, नाउ यू विल टेल 30 years किसने देंगे? भैया आप अपने जब यू स्टार्ट योर जॉब यू आर इन योर 20s, लाइक 25-26 के हो, तो 25-26 में अगर आप 5,000 की SIP से स्टार्ट करते हो, जब आपका रिटायरमेंट आते आते 30 years अगर बात करें तो 55 years में द कॉर्पस विद 12% रिटर्न, अगेन इट्स एन एग्जाम्पल, तो वो कॉर्पस बन जाता है लगभग 2.25 करोड़ रुपए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ की बात करूँगा, क्योंकि आप 5,000 थ्रू आउट द पीरियड ले रहे हैं तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, बट आप जब जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, राइट? तो सैलरी बढ़ रही है, अगर हमने उसको 10% से ईयरली बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल ईयर वी हैव स्टार्टेड आवर जॉब, हमने 5,000 से स्टार्ट किया, 5,000 हैज बिकम नेक्स्ट ईयर 5,500, फिर 10% उस पर बढ़ाया, तो नाउ इट हैज बिकम 6,050। तो 6,050 पे फिर 10%, ऐसे ही अगर हमने 10% अगर बढ़ाते गए हर साल, क्योंकि हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, इन दैट केस बर्डन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक साल में एक बार बढ़ रहा है। इन दैट केस द 2.25 करोड़ रुपए जो 30 साल में बन रहे थे, अब वो 4 करोड़ बनेंगे। इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ए सिंपल स्टेप अप SIP कॉन्सेप्ट विद ए इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर, जो 2.25 करोड़ रुपए बन रहे थे वो लगभग 4 करोड़ रुपए बनेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने पहले 5,000 दिए, फिर 5,500 दिए, फिर हमने 6,050 दिए, राइट? तो ये हमने तीसरे साल में दिए, अब कुड बी पॉसिबल किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर शायद से 2,500 ही दे पाए, तो इज इट पॉसिबल? द ब्यूटी ऑफ SIP इज एनी टाइम बिफोर 7 working days you can stop the SIP. You can No, pause the if SIP. somebody don't want to start, but वो अभी उस स्टेज में नहीं है, कोई किसी भी रीजन की वजह से, तो वो 2,500 एक साल में उसने बढ़ाया या पे करा SIP को, Definitely तो वो काम करेगा? मतलब वहां पे कोई जो बार उसका चल रहा है, एक वो ऊपर की तरफ जो बार जा रहा है, वो थोड़ा सा नीचे आके और फिर वापस से कांस्टेंट हो गया कि ही स्टार्टेड पेइंग एवरी ईयर 5,000 अगेन, एंड देन आफ्टर अ वाइल वो फिर से 5,500 6,050 करके बढ़ा रहा है। Yes, it's possible. देखिए, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट? कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो SIP जब हम करते हैं, अपना पैसा अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई EMI नहीं लिया है, तो आप कभी भी इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी इस चीज़ को पॉज कर सकते हैं, कभी भी इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, कभी भी इस चीज़ को कम कर सकते हैं, कभी भी इस चीज़ को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है सब कुछ। तो द ब्यूटी ऑफ SIP इज ये कि मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपकी EMIs है जिसमें आपको कोई जुर्माना लगेगा क्या। हाँ, ये होता है कि अगर आपने SIP कर रखी है और आपने ECS लगा रखा है बैंक से, तो जहां से डायरेक्ट डिडक्ट होता है, अगर आप उसको ऑनर नहीं करते तो बैंक चार्जेस समथिंग टू यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप उसको पॉज कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो चार्जेस। देन बैंक भी चार्ज नहीं करता। बैंक भी चार्ज नहीं करता। सर, व्हाई स्टार्टिंग अर्ली इज मोर सिग्निफिकेंट देन इन्वेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट लेटर? ये सवाल बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं वी टॉक अबाउट टाइम, राइट? आप जितना टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपकी कंपाउंडिंग होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया चेस बोर्ड स्टोरी के बारे में, इनिशियल लेवल में कुछ नहीं हो रहा था, राइट? जब आपने 20th डे जब क्रॉस कर गए तो कंपाउंडिंग का असली मजा पता लगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अर्ली
तो आपको वो टाइम है, आप 25 साल 30 साल का टाइम दे रहे हैं, 20 साल का टाइम दे रहे हैं। जब आप टाइम देते हैं तो आप इनिशियल आपका जो 5,000 रुपये है दैट आल्सो स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू एंड दैट वर्क्स फॉर 20 ईयर्स 25 ईयर्स। सो कंपाउंडिंग 5,000 की जो आप स्टार्ट किए हैं, इन्वेस्टमेंट जो किया है आपने, वो 20 साल तक कंपाउंड हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर जो आपने किया वो भी 20 साल तक काम कर रहा है। तो ये जो टाइम दे रहे हैं आप, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब स्टार्ट अर्ली करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपाउंडिंग का जो मेन फैक्टर है वो टाइम ही है। अगर आपने बोला कि नहीं 10 साल में लेट हो गया, you can see there's a huge drop in your corpus when it comes to when you start early and when you start late. आप अमाउंट ज़्यादा भी कर लेंगे तो भी आपको दिखेगा कि कॉर्पस आपका जो आपने कम पैसे देके जल्दी स्टार्ट किया था वो ज़्यादा कॉर्पस बनेगा कंपेयर टू द व्हेन यू हैव स्टार्टेड लेट एंड इन्वेस्टिंग मोर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा कि अब जो लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। लेट्स से कि किसी के पास कोई अपनी मिडिल एज में है और आई मस्ट से कि कोई 40 और 45 के बीच में है, ही और शी वांट टू स्टार्ट दी SIP। अब वो अज्यूम कर रहा है कि अभी मैं 45 हूँ तो शायद से मैं 55 तक ठीक ठाक रहूँगा, तो उस 10 सालों के लिए क्या अमाउंट ऑफ मनी उनको लगाना चाहिए सो दैट दे कैन गेट अ गुड कॉर्पस एंड कैसे पॉसिबल होगा उनके लिए? देखिए सर, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट भी काम करेगा कि वो 20 साल के लिए लगा रहा है, 15 साल के लिए लगा रहा है, 30 साल के लिए लगा रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, आई मस्ट से SIP जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट पे ही काम करती है, तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है फिर? देखिए सर, एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा, राइट? तो ये कहावत मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है। जब आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चली तब आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जिस हिसाब से लोगों के गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग वगैरह बना रहा हूँ, there are people who have not yet started their SIPs and all, they are believer of FDs, they don't invest in market and all। ये चल रहा है कॉन्सेप्ट, बट उनको जब पता चला कि ये चीज़ हो सकती है, डज नॉट मैटर सर, यू टेक ए स्टेप फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो ये हो सकता है कि अगर आप 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले स्टार्ट किए होते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता, ना उसका रिजल्ट कुछ और रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप इसमें नोट करने की जरूरत है, आप अगर 45 साल का कोई बंदा है, अपन ये भी अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ऑब्वियसली ही वुड हैव सम सेविंग्स काइंड ऑफ थिंग ऑलरेडी रहेगी उसके पास, राइट? क्योंकि इतने साल अगर उसने जॉब किया है, 15 साल 20 साल उसने जॉब किया है, तो ऑब्वियसली कुछ सेविंग्स है, बट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल। सो अगर उसको लगता है कि वो अमाउंट, सोचो फॉर एग्जाम्पल उसके बाद 20 लाख की FD पड़ी है, नाउ ही कैन यूज दैट FD, और वो अपना अगर लमसम अमाउंट भी, अगर एक साथ भी वो SIP नहीं, लमसम अमाउंट भी यूज कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस केस में उसकी अपने को प्लानिंग देखनी पड़ेगी, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या उसको बचत हो रही है, एंड क्या उसके पास लमसम अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट में, एंड देन लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए धीरे धीरे उसको फिर अपनी SIPs कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगेन लमसम में भी थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है कि मतलब हम एक साथ नहीं बोलते, बिकॉज मार्केट इज वोलेटाइल, सो वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ STP विच इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो एक साथ ना इन्वेस्ट करते हुए मार्केट में हम उसको टुकड़ों में करते हैं, ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी का रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाए। ओके, तो ये तो नथिंग लाइक दैट, मतलब आप कभी भी प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो वो अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही 45 ईयर्स ओल्ड वाले बंदे की अगर हम बात करें तो 45 साल का ऑलरेडी हो चुका है एंड ही इज़ अज्यूमिंग कि उसके पास 10 साल हैं और काम करने के लिए, या ही कैन पुश रियली हार्ड टू गेट सम अर्न सम मोर मनी। वो 55 साल के बाद रिटायर होना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज नाउ ही डोंट हैव दैट दोज 20 ईयर्स और 30 ईयर्स एज सम यंग पीपल हैव। तो ऐसी सिचुएशन में 10 साल के टेन्योर में उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एग्जैक्ट मैथ्स, सी एग्जैक्ट मैथ्स की बात अगर करें तो बिफोर कमिंग टू द एग्जैक्ट मैथ्स हमें उसकी सारी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये इतना आसान होता, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूँ आपको कि ये मैथ्स ऐसे हो सकता है, नहीं। व्हाट वी कैन डू इज, अगर आपका ये सवाल है तो वी विल डू ए लाइव कैलकुलेशन कि एक 45 साल का बंदा है एंड ही वांट्स टू टेक रिटायरमेंट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि मतलब उसकी ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, ये सेविंग्स है और इतने उसके पास पैसे हैं। तो उसका एक प्लानिंग बना के मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकता हूँ कि वो, और मैं लाइव दिखाऊंगा आपको एक एक्सेल शीट में बना के कि मतलब उस केस में हम उसको कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो एग्जैक्टली मतलब रिटायरमेंट अपना ले सकता है। दैट वी कैन डू इट। SWP एक रीजनेबल आइडिया है रिटायरमेंट के लिए टू गेट द इनकम फ्रॉम इट?
सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने SW की बात की, SWP की। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके जो ब्रदर हैं, तो उनसे मैं मिलने गया था ललितपुर। तो जब उनसे बात हुई तो बोले अरे SWP वाले भैया आए क्या? सो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब यस, पीपल आर रिलेटिंग मी टू दिस ऑल थिंग्स। जब हमने सर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि SWP जो है ना, एक इतना अच्छा टूल है। अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना, आप जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे सर। SWP इज नथिंग बट इट्स ए सिस्टमैटिक वे ऑफ विड्रॉइंग मनी। अब लोगों को क्या लगता है SIP म्यूचुअल फंड है? नहीं, SIP एक जरिया है, एक टूल है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिंग एवरी मंथ। इट कैन बी इन्वेस्टेड इन RD, इट कैन बी इन्वेस्टेड इन मार्केट, इट कैन बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। तो SIP एक जरिया है, सिमिलरली SWP एक जरिया है। यहाँ से पैसे जाते हैं, SWP में पैसे आते हैं, राइट ना। SWP एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया, उस कॉर्पस को यूटिलाइज करते हुए आप उससे हर महीने सैलरी के फॉर्म में, जैसे आपकी सैलरी आती है, फॉर एग्जांपल आप 60 के हैं, 60 में आपको 2 लाख रुपए की सैलरी आती थी। आपको काम ऐसा करना है, ऐसा कॉर्पस बनाना है जब आप 60 के बन जाओगे, ताकि वो 2 लाख रुपए आपको सैलरी के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होती रहे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ SWP। तो ये उसके लिए आपको कॉर्पस बनाना पड़ेगा। अब SWP का खासियत क्या है, आप हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। प्लस आप उसको हर साल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको जब एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा तो प्रॉब्ली वी कैन कंसिडर दैट, एंड आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ SWP। इन स्पाइट ऑफ विड्रॉइंग द अमाउंट फॉर नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स एज वेल, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होता है। Probably that I can show you. So this is the beauty of SWP. Yes. So सरीम जी, आपने मेरे से ये पूछा था कि मतलब अगर एक कोई 40 साल का इंसान है और उसने कभी इन्वेस्टिंग नहीं किया है, तो हाउ ही कैन प्लान थिंग्स एंड ऑल। तो मैं आपको एक आज लाइव प्लान बना के दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ माई अप्रोच इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग द चाइल्ड, एजुकेटिंग द पर्सन, how he can become financially free, right? So let's start. First what we will do is हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मतलब हम इनकम और एक्सपेंसेस अपने ट्रैक करें, राइट? अगर यही ट्रैक नहीं करेंगे हम, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं। we need to understand and know our current liabilities, current assets, and everything needs to be consideration when you are planning for a financial freedom. So हम income expense summary से start करते हैं। Let us assume that a person is if he is a 40 years of age, he is earning somewhere around 1,50,000 per month, which is a decent salary considering he is working in a corporate for last 10-12 years, and if he is earning a bonus of 20,000 per month and any other income, अपन ये मान के चलें कि रेंटल इनकम या कुछ और इनकम इसको 10,000 रुपये की आती है, ठीक है? तो ही इज अर्निंग अराउंड 1,80,000 पर मंथ। तो नाउ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस एज वेल। तो अपन ये मान के चलें कि आज वो बाहर काम करते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रेंटल इनकम वो रेंट पे कर रहे हैं। ग्रॉसरीज हो गया, घर का खर्चा हो गया, 25,000 ये उनके जा रहा है। एक एजम्पशन ले रहे हैं अपन, इट कैन बी वेरिंग एज पर पर्सन टू पर्सन, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन मान के चले 5,000 रुपये है, मोबाइल DTH इंटरनेट बिल ये सब अगर मिला के चलें तो लगभग ये 3,000 रुपये आता है। मेड्स का मान के चले 7 से 8,000 रुपये मेड्स का मान के चलते हैं, है ना? और अदर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे और एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पता नहीं रहते, वो अराउंड 5,000 मान के चलते हैं, ठीक है? नाउ अपन बाहर भी जाते हैं, बाहर अगर खाना पीना गए, कहीं पे भी गए, तो अपन ये मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 10,000 वी आर स्पेंडिंग इन ईटिंग आउट एक्सपेंसेस एंड ऑल। पेट्रोल का खर्चा मान के चलिए 3,000 रुपये हो गया। स्कूल एंड ट्यूशन फीस, एंड वी आर कंसिडरिंग हियर कि ही हैज़ 2 चाइल्ड्स एंड चाइल्ड्स एज इज, वन इज अराउंड 8 years old, वन इज अराउंड 5 years old। ओके, तो इन दैट केस मैं ये मान के चलूँ कि 1.5 लाख रुपये मिनिमम आजकल फीस है साल की, तो 3 लाख रुपये हो गए, तो विच इज़ अराउंड 25,000 पर मंथ। ट्रैवलिंग में अपन मान लेते हैं कि ट्रैवलिंग भाई साल में एक बार कोई घूमने जाता है, करता है, तो मोटा मोटी अपन मान लें कि 7 से 8,000 रुपये, मतलब लाख रुपए अपने साल के लगते हैं। अपन 10,000 मान लेते हैं, चलिए, ठीक है? मेडिसिन में मान लेते हैं कि 5,000 रुपये मेडिसिन के भी लगते हैं, ठीक है, पूरे फैमिलीज को मिला के। एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो अदर एक्सपेंसेस में और अपन 5,000 रुपये और ऐड कर देते, कोई अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंसेस आ जाए तो अब ये हुआ कि 1,80,000 में 1,23,000 रुपये एक्सपेंसेस में चला गया, राइट? नाउ
व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने जैसे बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अपन चारों का हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं तो इट विल बी समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़ पर मंथ. इससे ज़्यादा नहीं आएगा 10 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो. टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, तो एक 40 साल के इंसान के लिए कम से कम मिनिमम 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए. तो 2 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस की अगर अपन बात करें तो समवेयर अराउंड ही माइट बी हैविंग टर्म इंश्योरेंस में इट विल बी 2 करोड़ में लगभग जो लगेगा 3 से 3 हज़ार रुपये मान के चलिए पर मंथ. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस अपने को नहीं चाहिए, सिंस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड टर्म इंश्योरेंस देन लाइफ इंश्योरेंस नॉट रिक्वायर्ड. व्हीकल इंश्योरेंस अपन मान लेते हैं 1000 रुपये. हाउस लोन करेंटली अपन मान के चलते हैं कि मतलब क्योंकि 40 साल हो गए हैं तो मतलब ये मान के चलते हैं कि 15,000 रुपये की वो EMI चल रही है उनकी. कार लोन लगभग उनका निपट ही गया होगा क्योंकि 40 साल के हैं तो कार लोन मेरे हिसाब से नहीं होगा. और कोई पर्सनल लोन नहीं है, ये नहीं है. अब जो FD जो अपन ये मान के चलते हैं कि ही इज़ ए कंजर्वेटिव गाय एंड ही इज़ नॉट डूइंग SIP इन म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स, ही इज़ जस्ट डूइंग RD में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो RD में लगभग 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, राइट. एंड PPF में इनका जाता है 10,000 रुपये, अपन ये मान के चलते हैं एवरी ईयर. अब यहाँ पे अपने को जब हमने ये एक्सरसाइज की हमें ये मालूम पड़ा कि मतलब 1,80,000 इनकी इनकम है, 1,23,000 रुपये इनकी मंथली एक्सपेंसेस हैं और ये 21,000 रुपये जो है हाउसिंग लोन, व्हीकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जा रहे हैं. और प्लस इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो जा रही है वो ओनली 20,000 जा रही है, विच इज़ अगर 1,80,000 से अगर 20,000 पकड़ें तो विच इज़ ओनली 10%. तो ये यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि जो अपने इनकम का और जो अपना रेशियो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का ये मिनिमम 30% होना चाहिए. आपके एक्सपेंसेस के सॉरी आपके इनकम के 30% कम से कम ये जाना चाहिए. सो ही नीड टू वर्क आउट ऑन हिज एक्टिव इनकम, प्रॉब्ली कैन इंक्रीज इन एक्टिव इनकम एंड समवेयर ही आल्सो नीड्स टू see the expenses also because expenses are also on the higher side because in terms of अपन बात करें कि 1,23,000 रुपये ऑफ 1,80,000 it is somewhere around 70% expenses हैं, राइट. सो अभी भी क्या हो रहा है मतलब ये एक्सरसाइज करने के बाद ये पता चल रहा है कि 16,000 रुपये इनके पास हर महीने बच रहे हैं, राइट. अब क्योंकि ये 40 ईयर्स के हो गए हैं एंड सिंस ही स्टार्टेड ही इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स, 25 में अपन पकड़ रहे हैं. तो अपन ये मान के चलते हैं कि PPF में क्योंकि ये 10,000 रुपये पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपये अगर पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 साल मान के चलें तो लगभग इनके पास 20 लाख रुपये ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं. और FD जो कर रहे हैं ये FD में अपन मान के चल रहे हैं कि इनके पास लगभग ये 10,000 की FD कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो साल की हो गई लगभग 1,20,000 अगेन. 15 साल में अपन मान के चल रहे हैं कि वो भी 25 लाख रुपए की FD इनके पास है, ठीक है. और होम की वैल्यू अपन मान के चल रहे हैं कि आज जो वो होम है इनके पास वो 50 लाख रुपए इनको होम की वैल्यू है, ठीक है. अब ये मान के कार लोन है नहीं, होम लोन मैंने बताया था 15 लाख रुपए है इनका, तो 15 लाख के हिसाब से EMI जा रही है. नाउ पर्सनल लोन कुछ भी नहीं है. नाउ हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी पता चल गया कि हिज नेट एसेट इज अराउंड 80 लाख रुपीज, विच इज ऑन द गुड साइड क्योंकि पॉजिटिव है. एसेट्स नेटवर्थ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज द नेटवर्थ. नाउ अब इनका एक चिट्ठा बन गया पूरा जिसमें ये समझ में आ रहा है हमें कि इनकी इनकम क्या है, इनके एक्सपेंसेस क्या है. हम अब इनके हिसाब से प्लान करेंगे कि मतलब आज ये स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इनको फाइनेंशियली फ्रीडम लेना है आगे जाके तो ये कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक गोल बेस्ड प्लानिंग बनाते हैं जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ और सबकी बनाता हूँ ये सब. तो इमरजेंसी फंड के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं भी ये चले कि मतलब आजकल जैसे अनसर्टेनिटीज बहुत बनी हुई है, तो इमरजेंसी फंड अपने पास होना चाहिए विच इज अराउंड 3 to 6 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस. तो इन दिस केस मतलब मंथली एक्सपेंसेस मतलब आपके ऐसे एक्सपेंसेस जो जैसे FD अगर कर रहे हैं आप, RD कर रहे हैं, तो RD में 10,000 नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप PPF में पैसे भर रहे हैं नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसे मैंडेटरी एक्सपेंसेस अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इनका मैंडेटरी एक्सपेंस जो है अराउंड 70,000 रुपीज़ है. तो 70,000 into 3 तो 2,10,000 रुपये इनके पास होने चाहिए. तो ये अपन ये मान के चल रहे हैं कि 2026 में बैठे हैं और इनके पास ऑलरेडी ये चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड इन फॉर्म ऑफ FD, ठीक है. क्योंकि FD में उनके पास ऑलरेडी 25 लाख रुपए पड़े हैं, तो 10 लाख रुपए इन्होंने क्या किए, सॉरी 2 लाख रुपए इन्होंने इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज़ कर लिया. अब हेल्थ इंश्योरेंस इनको चाहिए क्योंकि इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं ये प्रीफर करूँगा कि मिनिमम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और
एक्शन प्लान में ये होना चाहिए कि इमीडिएटली प्लान होना चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं करना है अपने को। कंपनी का है फिर भी अपने को खुद का होना मैंडेटरी है। लाइफ इंश्योरेंस अगेन आई सेड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम इसको रेड मार्क कर देंगे, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। टर्म इंश्योरेंस मैंने जैसे बताया कि 2 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए इनके पास, तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस हो गया। तो मैं यहाँ पे एक्शन प्लान में लिख देता हूँ नीड टू प्लान फॉर 2 CR टर्म इंश्योरेंस ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, अब हमारे कवरेज पार्ट वी हैव टेकन केयर ऑफ। नाउ इट कम्स टू द गोल्स ऑफ इट। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उनका जो 2 बच्चे हैं उनके, और 8 साल का एक बेटा है या बेटी है, कोई भी है, और सिमिलरली एक 5 साल का बेटा या बेटी है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू, अभी ये मैनेज कर पा रहे हैं अपनी स्कूलिंग फीस वगैरह आराम से मैनेज कर पा रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हमको एक लमसम अमाउंट लगेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में अगर वो अपने बच्चे की एजुकेशन करवाने जाएं तो लगभग उनको एक मोटा मोटी अपन मान के चले तो एक एवरेज पकड़ ले तो 15 लाख रुपए आराम से लगेंगे आज के ग्रेजुएशन के हिसाब से। तो अपन 15 लाख रुपए अगर लगते हैं तो हम ये जो 8 साल का बच्चा है तो ये जब 19 ईयर्स के हो जाएंगे तब से 19 से 22 के बीच में अपने को पैसे लगेंगे। सो इन दैट केस 2037 से 40 अपना पहला गोल आ रहा है, और क्योंकि इन्फ्लेशन हम कंसीडर करेंगे तो 7% इन्फ्लेशन कंसीडर करते हुए ये लगभग बन जाता है आपके हिसाब से, मतलब 7% इन्फ्लेशन करते हैं तो ये 15 का बन जाएगा 30, और 2-3 साल एक्स्ट्रा अपन पकड़ रहे हैं इसमें, तो ये लगभग आप मान के चलिए 35 लाख के आसपास रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमारा पहला गोल हमें समझ में आ गया कि बच्चे का जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो हमको 35 लाख की जरूरत है। सिमिलरली चाइल्ड 2 की एज 5 साल है तो अपने को जो रिक्वायरमेंट रहेगी 2040 से 43 के बीच में आएगी, और 15 लाख रुपए आज के डेट में लग रहे हैं तो इट विल बिकम अराउंड 15 विल बिकम 30 इन 10 ईयर्स, एंड देन 30 विल बिकम 5 साल और पकड़ रहे हैं अपन, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 50 लाख, 45 लाख तक, अब 50 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। ठीक है, लेट्स कीप इट ऑन द हायर साइड ओनली। फिर मैरिज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हमने मैरिज के हिसाब से अगर प्लान किया है तो रिक्वायरमेंट इज अराउंड, अगर आज हम पकड़ रहे हैं तो मतलब मैंने ये पकड़ा एजम्पशन कि 30 लाख रुपए लगेंगे कम से कम अगर आज कोई शादी करने जा रहा है अपने बच्चे की, तो 2046 20 साल बाद 28 साल में उसकी मैरिज होगी, तो 2046 में लगभग हमें जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे, आज 30 लाख लग रहे हैं तो 30 विल बिकम 60 इन 10 ईयर्स एंड 60 विल बिकम 1.2 CR इन 20 years time, which is 2046. Similarly for the younger child 5 years का है तो उसके लिए जो आफ्टर मैरिज मतलब 23 years अपन पकड़ रहे हैं तो 1.2 CR तो 2046 में ही लग रहे हैं, और वो इट विल बिकम अराउंड 1.5 CR इन 2049। ठीक है, अब हमको गोल्स मिल गए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन कर ली, आपने बच्चों की शादी कर ली, नाउ आप और आपकी वाइफ हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी कर दी, लेकिन हम कल जब 60 के हो जाएंगे और हमको जॉब छोड़ना है, एज्यूमिंग कि वी डोंट हैव एनी अदर इनकम इन दैट पर्टिकुलर एज, तो हमको आज से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने इनकम एक्सपेंस समरी बनाई थी, तो उसमें हमें ये पता चला कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं 1,23,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें ये पकड़ेंगे कि स्कूलिंग और ट्यूशन फीस नहीं रहेंगी, राइट, और ग्रॉसरीज वगैरह जैसे अपन 25,000 पकड़ रहे हैं, आज के डेट में पकड़ रहे हैं, तो वो लगभग 10,000 में हो जाएगा क्योंकि 2 ही लोग रहेंगे घर पे। रेंट अपन ये मान के चल रहे हैं कि खुद का घर रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक आपने अपना खुद का घर एक लिया ही है, तो मतलब आप अपने घर पे ही हो जाएंगे। तो लगभग मोटा मोटी जो ये यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है कि लगभग 63,000 का एक्सपेंस आ रहा है। तो मैं इसको राउंड करके मैं 60,000 का एक्सपेंसेस ले लेता हूँ कि आज अगर उनको रिटायर होना है, आज अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो एक्सपेंसेस जो है 60,000 के होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स डाउन द लाइन, राइट। सो 60,000 पर मंथ एक्सपेंसेस एक फाइनेंस में एक रूल बोला जाता है, इट इज़ नॉट द थंब रूल बट एक एजम्पशन के लिए लिया जाता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपके पास एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम पैसा आपके पास लिक्विड कैश या लिक्विड इसमें पड़ा हुआ है, नॉट इन कैश, इन म्यूचुअल फंड और एनी फॉर्म, तो आप आराम से रिटायर हो सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, 60,000 एक्सपेंसेस इंटू 12 अगर करते हैं तो 7,20,000 रुपये आते हैं। 7,20,000 इंटू 25 विच इज अराउंड रफली अराउंड 1.75 CR। तो 1,75,00,000 रुपये अगर आज आपके पास है तो इजीली यू कैन बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बट वो हमारे पास है नहीं, राइट। तो इनके पास अगर देखा जाए तो हमारे पास 20 लाख और 25 लाख, 20 लाख FD में है,
25 लाख एफडी में और 20 लाख रुपये पीपीएफ में, तो 45 लाख ही बच रहे हैं। और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है बच्चों की, वो भी है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्लान फॉर आफ्टर 20 ईयर्स ये जो 1.75 CR है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने जैसे बताया कि 7% का इन्फ्लेशन है, तो 1.75 CR विल बिकम 3.5 CR इन 10 ईयर्स, एंड अगेन 3.5 CR विल बिकम 7 CR इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में ये 7 करोड़ का फिगर होगा। अब 7 करोड़ दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, हमको लगता है 7 करोड़ फिगर कैसे अचीव होगा, बट व्हेन वी डू प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑल इट इज इजीली अचीवेबल। सो देयर कम्स द डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड ऑल। सो हमारा पहला गोल आता है चाइल्ड एजुकेशन। तो हम अब क्या करेंगे, हमारे गोल्स आ गए, हम अपना कवरेज प्लान कर लिया, गोल्स प्लान कर लिए। नाउ वी विल डू रिवर्स कैलकुलेशन हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एंड ऑल। तो मैं चाइल्ड 1 की एजुकेशन अगर पकड़ता हूँ तो मेरे को रिक्वायरमेंट आ रही है 2037 से 40 के बीच में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2038 एक एवरेज ले लिया, मैं 2039 का एवरेज ले लिया। तो 2039 का अगर मैंने एवरेज ले लिया तो आज के डेट में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है इसकी, और आज से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10,000 की SIP अगर ये करते हैं और उसको 5% से एवरी ईयर बढ़ाते हैं, तो ये जो एक्यूमुलेट हो रहा है अमाउंट विद इंटरेस्ट विद रिटर्न्स ऑफ 12%। अगेन ए डिस्क्लेमर ओवर हियर, वी आर टेकिंग 12% रिटर्न जस्ट एज एन एजम्पशन, नॉट नोबडी इज टेलिंग इट्स ए गारंटेड रिटर्न एंड ऑल। तो 12% भी अगर पकड़ते हैं तो ही इज एबल टू अर्न 43 lakhs इन 2030, सॉरी ही इज एबल टू जनरेट ए कॉर्पस ऑफ 50 lakhs। अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, वी हैव ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ 35 lakhs। So what we will do is we will reduce the SIP and we will make it as 8,000. Let us see how it comes. So 8,000 में भी अपना 40,000 का कॉर्पस, 40 लाख का कॉर्पस बन रहा है, तो we will make it as 7,000. तो 7,000 की SIP with the increment of 5%, we are easily able to achieve a target of 35 lakhs in 2039. तो हमारे कॉर्पस बन गया, हमने इसको यूटिलाइज किया, इसको पैसे निकाले और अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए यूटिलाइज कर लिया, राइट। सो my first thing is my goal 1 is start SIP of rupees 7,000 per month and increase the same by 5% every year, right। अब मैं आता हूँ सेकेंड, जो बच्चे की एजुकेशन है वो 2040 से 43, तो मतलब एवरेज में 2042 का ले रहा हूँ। वी रिक्वायर 50 lakhs। सो 50 lakhs के लिए अगर मैं प्लान करूँ तो मैं अगर 10,000 की SIP करता हूँ और मेरे को 2042 में अगर बात करूँ और मैं उसको 5% से बढ़ाता हूँ तो 10,000 की SIP में मेरे पास 80 लाख बन रहे हैं, तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। हमने को 50 lakhs ही चाहिए। तो 7,000 की SIP अगर करता हूँ मैं, सॉरी 6,500 की अगर SIP करता हूँ तो आराम से मेरा गोल अचीव हो रहा है, राइट। तो 6,500 की SIP में करूँगा, यहाँ पे 7,000 करना पड़ा 35 लाख के लिए, और यहाँ पे मेरे को 6,500 करना पड़ा 50 लाख के लिए। नाउ द डिफरेंस इज यू कैन अंडरस्टैंड स्टार्टिंग अर्ली एंड कंपाउंडिंग, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, बिकॉज आपने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इज टेकिंग प्लेस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर अमाउंट इज इजीली अचीवेबल विद अ लेसर SIP। सो नाउ ये अपने दो गोल हो गए। अब 2046 में पहले बेटा या बेटी दोनों की, उसमें से किसी की भी शादी है, तो इस केस में अपने को कितने पैसे चाहिए, अराउंड 1.2 CR चाहिए। तो 1.2 CR के हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये की SIP करेंगे, इंटू 12 हो गया, और अपने को 5% एवरी ईयर बढ़ाना है। तो हम 1.2 CR एग्जैक्ट अपना फिगर आ रहा है। तो 2045 में अपने पास 1.2 CR का कॉर्पस बन रहा है, राइट। तो स्टार्ट SIP of 10,000 for this and increase the same by 5%. Now second child's marriage is in 2049. तो 2049 में मेरे को जो SIP करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 10,000 × 12 अगर करता और 5% से बढ़ाता हूँ तो ये तो 2 करोड़ भी पार कर रहा है। तो मेरे को 8,000 की SIP करनी पड़ेगी। 8,000 की SIP की और 5 साल से ये बढ़ाया, सॉरी ये और भी कम में हो जाएगा अपना काम, क्योंकि अपने पास टाइम है। तो 7,000 की SIP अगर अपन करते हैं तो आराम से हमारा 1.44 CR का कॉर्पस अचीव हो रहा है। तो नाउ स्टार्ट SIP ऑफ 7,000 पर मंथ, ठीक है। अब जो SIP आ रही है 7,000, 6,500, 13,500 हो गया, 23,500, 30,500 की SIP अपने को करनी पड़ रही है। नाउ सबसे बड़ा जो फैक्टर बच रहा है वो ये है
कि हाँ, अपने को यहाँ पे एक और फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिटायरमेंट एज ली है 2046 तक। अपन ये मान के चल रहे हैं कि 2046 के बाद अपनी कोई इनकम नहीं बच रही है, तो वी विल बी नॉट एबल टू कंटिन्यू द SIP एज वेल। तो 2046 के बाद मैंने SIP हटा दी, ठीक है। तो मेरा कॉर्पस जो है 1,35,00,000 हो रहा है, तो मेरे को SIP का अमाउंट 7 की जगह 7.5 करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं अचीव कर पा रहा हूँ अपना लगभग 1.5 करोड़। तो यहाँ पे 7 की जगह मेरे को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 7,500 की SIP, राइट। नाउ मेन कॉर्पस जब आ रहा है तो मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए, कब? 2046 में। अब 7 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने जो FD और PPF में जो पैसे जमा किए हैं, ठीक है, हम उसको अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास अपन PPF ना मानते हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ माने कि अपने पास एक एक्यूमुलेशन अमाउंट है। तो अगर अपन इसको ये करते हैं तो 2 लाख रुपए हमने अपने FD में रख दिए, मतलब इमरजेंसी फंड के लिए, तो अपने पास कितने बच रहे हैं? अराउंड 43 बच रहे हैं। तो अपन लेट अस से कि 5 लाख हमने रख दिया इमरजेंसी फंड के लिए, और अपने पास जो है 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने पास अभी है। तो 40 लाख रुपए इनिशियल कॉर्पस में लम्स। सो नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कॉर्पस। तो जो 40 लाख रुपए मैंने STP के थ्रू में मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब SIP जो करनी है मेरे को 7 करोड़ के कॉर्पस के लिए, लेट अस अज्यूम दैट इफ यू आर डूइंग SIP ऑफ 20,000 एंड इंक्रीजिंग बाय 5% एवरी ईयर, so the corpus which we are able to generate over here is, now as we are planning for financially independent corpus, as we have allocated 40 lakhs to this initial investment, तो हम ये बात करके चल रहे हैं कि 12% रिटर्न आएगा, और 20,000 की अगर SIP करते हैं और हम इसको 5% से बढ़ाते हैं ऑन ए स्पैन ऑफ 20 years, इट इज जनरेटिंग ए रिटर्न्स ऑफ ऑलमोस्ट 7 CR। तो चलिए अब जो फिगर आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ पे 20,000 रुपये की SIP अपने को करनी पड़ेगी। अब 20,000 की SIP अगर मैं करता हूँ तो मेरा ये गोल भी मीट हो जाएगा, राइट। सो 20,000 पर मंथ SIP एंड इंक्रीज बाई 5 years। नाउ अब क्या हो रहा है, जो टोटल SIP आ रही है ये आ गई 7, 6.5, 13.5, 23.5, 31 और 20, 51,000 रुपये की 51,000 की SIP अपने को करनी पड़ेगी। Now what we need to see is whether my current income is allowing me to do SIP of 51,000 or not। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने एक्टिव इनकम को देखना पड़ेगा। मेरे गोल्स के हिसाब से तो इतना आ रहा है, बट आई नीड टू सी। तो 20,000 रुपये मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, विच इज़ इन PPF एंड RD, दैट आई कैन डिवाइड इट टू म्यूचुअल फंड्स। और प्लस 20,000 के अलावा मेरे पास जो बच रहे हैं, नेट बैलेंस जो बच रहा था यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द, हमको इनकम और इनकम एक्सपेंस देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं। तो 20,000 रुपये हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20 और 16,000 रुपये अपने पास बच रहे हैं। तो 36,000 इज व्हाट वी आर एबल टू सेव। बट मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की आ रही है, 51,000 की है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 5% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको चेंज करके एक तो गोल्स में हम उसको बढ़ा के 10% इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि हमारा करंट फिगर जो है वो कम हो जाए और अपने पास ज़्यादा बर्डन ना आए। तो हम जो चाइल्ड मैरिज ले रहे थे, वो अपन चाइल्ड की मैरिज का जो प्लान कर रहे थे, उसको अपन इंस्टेड ऑफ 5% हम उसको 10% से इंक्रीज कर देते हैं एवरी ईयर। सो अगर मैं 10% से इंक्रीज करता हूँ तो मुझे इजीली ये, हाँ, 1,20,00,000 रुपये आ रहे हैं। तो जो मेरे को अभी 10,000 की SIP लग रही थी, वहाँ मेरे को 7,000 की SIP लगेगी अगर मैं 5% की जगह अगर 10% से बढ़ाता हूँ तो, राइट। एंड कमिंग टू द सेकेंड गोल विच इज़ अराउंड 2049 में अपने को 1.5 करोड़ रुपये चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अपन SIP कर रहे थे 7,500 की, उसको अपन कर देंगे 5,000 की, और फिर उसको 10% से बढ़ा देंगे। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो आराम से मेरे पास, हाँ, 1.43 का कॉर्पस बन रहा है। रिक्वायरमेंट इज़ 1.5 CR। तो ये मेरा 7.5 की जगह ये SIP हो जाएगी 5,000 की, और मेरे को 10% से बढ़ाना है इंस्टेड ऑफ 5%। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन प्लान फॉर द रिटायरमेंट एज वेल। उसको भी हम क्या करेंगे, instead of 20,000 SIP we will do SIP of 12,000 and we will increase the same by 10% instead of 5%। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये जो फिगर आ रहा है 6.77 करोड़ का आ रहा है।
सो व्हाट विल डू इज इंस्टेड ऑफ 20,000 SIP हम 12,000 की SIP करेंगे और उसको 10% से एवरी ईयर बढ़ाएंगे। जो अपनी 51,000 की SIP आ रही थी, अब नाउ इट हैज ड्रास्टिकली कम डाउन, 7 और 6 13 20 25 और 37,500 की आ रही है। नाउ आराम से जो अपन 36,000 की प्लान कर रहे थे, 36,000 रुपये अपने पास आराम से बच रहे थे, 30 कुछ एक्सपेंसेस मैनेज करके हम 37,500 पर मंथ की SIP कर सकते हैं। देखिए, हमने प्लान तो बनाया, प्लान बना के हमको लगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर हमें ये पता चला कि नहीं, अगर हम 5% बढ़ाते हैं तो हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ 5% हमने क्या किया, अगर हमने 10% बढ़ाया तो इजीली हमारा गोल अचीव हो रहा है। आपको प्लान ऐसे ही करना पड़ेगा। आप कल ये बोलेंगे ना कि मेरे पास, लोग प्रॉब्लम क्या है इसमें, यही कहते हैं कि अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है। जब आप इनकम एक्सपेंस समरी बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और जब आप गोल्स बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो आपने जब ये सारी प्लानिंग कर ली, ये सब हो गया, तो अब क्या है, आपको 37,500 की अगर आप SIP करते हैं तो आराम से आपका अचीवमेंट हो रहा है। अब मैं आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें दिखाऊंगा, जो हम बात कर रहे थे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की, राइट। ये जो समझ गया ना, वो बंदा कभी अपने लाइफ में नहीं हारेगा। अब क्या हो गया, आपने 7 करोड़ का लगभग कॉर्पस बना लिया, और कब बनाया, अपने को 2046 में, 47 में हमने जॉब छोड़ दी, 47 से अपन जो है इसमें इन्वेस्टिंग अभी SIP बंद हो गई, अपन इसमें से विड्रॉल चालू करेंगे। अब क्या हुआ, अब हमने जो बताया कि मतलब लगभग उनके 60,000 का मंथली एक्सपेंसेस है, तो 20 साल बाद अपन ये मान के चल रहे 7% इन्फ्लेशन पकड़ते हुए वो लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 60 विल बिकम 1.2 एंड 1.2 विल बिकम 2.4, तो अपन 2.5 लाख मान के चल रहे हैं। तो 2.5 लाख रुपए हम एवरी मंथ विड्रॉ करेंगे। SIP बंद हो गई क्योंकि हमारी कोई एक्टिव इनकम नहीं है। 2.5 लाख रुपए हमने जब विड्रॉ चालू किया तो 1 साल में हम 30 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, और उसको 5% से एवरी ईयर बढ़ा रहे हैं। अब आपको मैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो बोलते हैं, मैं वो दिखाऊंगा। इसमें क्या हो रहा है फरहान जी, हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट गई इस चीज को अचीव करने के लिए, वो गई लगभग, हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट गई ऑन ए पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम 2026 टू 2046, वो गई 1,32,00,000 रुपए। ठीक है, 1,32,00,000, और जो 40 लाख हमने लिए थे वहां पे, तो उसको भी स्टार्टिंग में जो इनिशियली लमसम इन्वेस्ट किया हमने, तो वो 40 लाख भी ऐड हो गए, तो 1,72,00,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया है। द ब्यूटी ऑफ SWP इज, आपने ओवर द पीरियड ऑफ 2047 से लेकर 2067 तक, ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years, नेक्स्ट 20 years, आपने 10,71,00,000 रुपए निकाल लिए। उसके बाद भी आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ 1,72,00,000 माइनस 10,71,00,000, 8,99,00,000, मतलब 9 करोड़ रुपए आपने एडिशनल निकाल लिए जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद भी आपके पास 22 करोड़ का कॉर्पस बच रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ SWP। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जब मैंने ये अपने लिए इनकॉर्पोरेट किया ये सब डेटा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, SWP कैसे काम करती है। जब ये रियलाइज हुआ, दैट इज द मोमेंट व्हेन आई बिकम वेरी सीरियस, एंड दैट इज द रीजन आई थॉट कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट जब मुझे पता चला है, हमें किसी ने नहीं बताया, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता। इसलिए मैंने अपना जो अभी जो लॉन्च किया, मैंने FinTalk with 2 Idiots, लोगों तक यही मैसेज पहुंचाने के लिए, लोगों को यही समझाने के लिए। एंड देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, बिकॉज इफ आई एम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो उस केस में क्या हो रहा है, व्हेन माय क्लाइंट ग्रोज आई एम ग्रोइंग, सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। सर, इन जनरल लोग रिटायरमेंट को लेके कौन सी 3 मिस्टेक्स करते हैं जो बाद में उनको रियलाइज होती है कि हमें ये नहीं करनी चाहिए? सी प्रॉब्लम इज, लोग ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि अगर मैंने रिटायरमेंट ले लिया तो उसके बाद अगर मेरी जॉब नहीं रहेगी तो मेरे पास वो अमाउंट अर्निंग कहाँ से आएगी, राइट। सो पीपल डोंट प्लान फॉर दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक व्हाट दे डू। सेकेंड मिस्टेक इज, प्लान तो कर लिया, लेकिन लोग करंट स्टेटस के हिसाब से प्लान कर दे, करंट लाइवली एक्सपेंसेस के हिसाब से प्लान कर दे। दे डोंट कंसिडर इन्फ्लेशन इनटू द कंसिडरेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, अगर 6-7% का इन्फ्लेशन अगर लेते हैं अपन, तो आज जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर अपन 20 साल की बात करें तो इट नॉट बिकम्स 2 times, इट बिकम्स 4 times। तो अगर आपके आज 50,000 के एक्सपेंस है, अगर 20 साल की बात करें तो इट बिकम्स 2 लाख। 2 लाख। क्यों?
क्योंकि 10 साल में 7% अगर इन्फ्लेशन पकड़ूँ तो देयर इज ए रूल कॉल 72 डिवाइड बाई 7, तो मतलब 10 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो 50,000 के एक्सपेंस है, 50,000 हैज बिकम 1 लाख, 1 लाख हैज बिकम 2 लाख। तो लोग ये गलती कर जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और तीसरा, वो सोचते हैं यार जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। प्रॉब्लम ये है, तो जब मौका आता है तब अपन प्लान करते हैं, अरे यार मैं 15 साल पहले ये प्लानिंग किया होता तो ये चीज़ होती है। एंड दिस द 3 कॉमन मिस्टेक्स व्हाट पीपल डू ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो इसका बहुत अच्छा तोड़ ये है कि पीपल शुड टेक इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन, अपनी प्लानिंग अच्छे से बनाएं। देन पीपल शुड रियलाइज कि मतलब रिटायरमेंट आने वाला है और मेरे को जब मैं रिटायरमेंट ले लूँ कल, मुझे पैसों के लिए काम ना करना पड़े। हाँ, मेरा पैशन है, मेरे को काम करना है, नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट, बट पैसों की मजबूरी की वजह से आपको काम ना करना पड़े। एक पैसिव इनकम आपको ऐसी आनी चाहिए जो आपको सैलरी जो आपको आ रही थी, सिमिलर काइंड ऑफ आपको इनकम हर महीने विद द फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में आपको वो पैसे आने चाहिए। Sir, why do you think mentor plays a vital role in getting a financial freedom to someone? सर देखिए, मेंटोर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं, कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, मेंटोर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मेंटोर आपको गाइड करता है हर चीज़ों में। तो मैं भी जब इस जर्नी में निकला था तो आई वॉज सर्चिंग फॉर ए मेंटोर एंड आई गॉट ए मेंटर इन फॉर्म ऑफ मिस्टर मनोज अरोड़ा सर, who is again an author of 7 books, and he's guiding me personally. Today also we had a joint meeting to discuss like where we are standing, and every month we are doing this, so where we are standing and what needs to be done, additional things, so that we are not deviating from our financial freedom journey. मेंटोर का काम ये रहता है कि मतलब ही हैंडहोल्ड थिंग्स एंड कंटिन्यू विथ यू। देखिए सर, ये बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज़ नॉट कि मतलब आज हमने स्टार्ट की कल ख़त्म हो गई, ये नहीं है। इट्स ए बहुत लंबी जर्नी है। जब आपने जैसे बताया राइट, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आएंगी, जैसे आपने बताया 5,000 की SIP की और कभी हो सकता है कि वो 2,500 पे रुक जाए। तो जब ये 2,500 पे आते हैं ना सर, तब मतलब सिचुएशन जब अलाउ नहीं करती है, दे कम्प्लीटली स्टॉप। मतलब ये चीज़ होती है। मतलब अगर मेरे को 1-2 महीना भी अगर वो कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हुआ, मैं आपको जिम का एग्जांपल दूंगा, आपसे अच्छा कौन जान सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अपन जिम में जाते हैं जी, तो अगर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर 4-5 दिन बीच में गैप हो गया तो जो 6वें दिन से आप फिर से स्टार्ट करते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट राइट। उस टाइम आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको पुश करे, नहीं सरीम जी उठिए और जाइए जिम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इन फाइनेंस फील्ड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब आपके पास एक ऐसा मेंटर है। ठीक है, 2 महीने आपने SIP स्टॉप की, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम थी, 3rd मंथ से आप फिर से स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल लूज आउट देयर ओनली। इसीलिए आपको मैं सर एक हैरान करने वाला फिगर दे सकता हूँ, SIP स्टॉपेज रेशियो, जो कि ये है कि मतलब हर महीने कितनी SIPs बंद हो रही हैं और कितनी SIP स्टार्ट हो रही हैं, इसका एक रेशियो है। आप बिलीव नहीं करेंगे, समटाइम्स व्हेन द मार्केट क्रैश हैपेंस, लाइक ईरान और अमेरिका का वार चल रहा था, तो उसमें ये हुआ कि SIP स्टॉपेज रेशियो वाज मोर देन 100%। क्यों? और कौन से ज़्यादा प्लान्स बंद हो रहे थे? डायरेक्ट प्लान्स, जहाँ पे लोग खुद SIP वगैरह खुद करते हैं, ड्राइव करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन रेशियो जो ज़्यादा बंद हो रही है वो यही है। तो मतलब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप किसी के साथ जुड़े रहेंगे, मेंटरशिप की हेल्प। मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिया, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी एक 2-4 लोगों का ITR देख रहा था, तो उसमें ये देखा कि दे हैव केप्ट लॉट ऑफ अमाउंट इन सेविंग बैंक अकाउंट एंड FD ऑल्सो। तो सेविंग बैंक अकाउंट में तो भैया आपने को 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, 4-4.5%। उसमें अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो यू आर पेइंग 30% आउट ऑफ दैट, तो यू आर अर्निंग जस्ट हाउ मच, 2.8% और 2.7%। अगर आपका 10 लाख, एक एग्जांपल मैं आपको जस्ट लाइव एग्जांपल दूंगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मैंने ITR देखा, तो जब प्लानिंग की तो 14 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हैं। अब वो होम लोन है उसका 15 लाख का, नहीं आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 14 लाख रखे हैं और 15 लाख रुपए आपका होम लोन का पे कर रहे हो। यू आर अर्निंग 2.8% इंटरेस्ट हियर, यू आर पेइंग 7.6% हियर। तो पीपल डोंट रियलाइज दिस। तो ये कौन रियलाइज करवाएगा? जब किसी को एक थोड़ी सी नॉलेज हो, ये हो। दैट इज द रीजन मेंटरशिप कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। और एक अगर मेंटर रहता है, आपको गाइड कर सकता है चीज़ों में, तो स्मॉल थिंग्स विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। यस। सो सर मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा। SIP में क्या होता है, देयर आर 2 प्लान्स, डायरेक्ट प्लान्स एंड रेगुलर प्लान्स। बहुत लोगों की सोच ये रहती है कि डायरेक्ट में ही जाए, बिकॉज जो टोटल एक्सपेंस रेशियो रहता है तो वो ये रहता है कि रेगुलर प्लान्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, विच इज़ 0.5 to 1% वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फंड्स। अब लोगों को 0.15 से 1% जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं,
उसमें बहुत दिक्कत होती है। ऑब्वियसली सबको होगी, राइट, मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ, बट द सर्विसेज व्हाट यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ हैंड होल्डिंग थिंग्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैनेज हो रही है ना, तो ये मतलब ऑन ए लॉन्गर टर्म ये होता ही है कि मतलब आप तो एक देखिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चेस कर रहे हैं, आपका विकेट चला गया तो क्या हो गया, आप गए, राइट, तो कहाँ आप तो आउट हो गए। yes. लेकिन अगर आप टिके रहेंगे पिच में तो आप देयर आर चांसेस कि आप इम्पॉसिबल टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। तो एज ए मेंटर हमारा रोल यही रहता है ड्यूरिंग मार्केट क्रैशेस, ड्यूरिंग एनीथिंग एल्स, मतलब एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको हैंडल करते हुए चलते हैं। वी मेक देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस, वी मेक देम अंडरस्टैंड कि भैया ये नोशनल लॉस है आपका, ये आपका एक्चुअल लॉस नहीं है। मगर जब आप खुद से करते हैं ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। yes. इसीलिए एक मेंटोर का रहना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं कहीं नहीं डिविएट हो जाऊँ, इसलिए मेरे भी एक मेंटोर है। तो मतलब, और देखिए सर, जब आप अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, आज गजेंद्र कोठारी सर जो हैं, ही इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी एक SIP बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम पास्ट 8 months, मेरी एक SIP उनके पास चल रही है, एंड आई हैव नॉट स्टॉप्ड इट, आई विल नॉट स्टॉप दैट SIP, बिकॉज मुझे पता है कि मैं एक SIP उनके तरफ चल रही है और मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब जो मेरे को वो एक अलग वाइब्स देती है, अलग फीलिंग देती है ऐसे लोगों से जुड़े रहने की। तो मतलब मैं आज उनसे पर्सनली जुड़ा हूँ। आज भी मैंने जब उनको गुरु पूर्णिमा का मैसेज किया, मेरे को मैसेज आया, कितना अच्छा लगता है बताइए, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक मेंटोर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट। Sir, before we wind up this conversation, I want you to look at the camera and talk directly to all the students watching this podcast and the young professionals and parents who want to become financially free but they don't know how to do it. So please talk them directly. मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। 3 things very important: stay invested, stay disciplined during the market volatility and all. You need to trust compounding. आपने अगर कंपाउंडिंग का मज़ा आपको समझ में आ गया एट द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको मतलब फिनेंशियली फ्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल बेफिक्र होके इस चीज़ को ट्रस्ट कीजिए। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए आप हमारे पैसा कहाँ लग रहा है, आपने को जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कहाँ लग रहा है आपको ये पता होना चाहिए। आपका पैसा लग रहा है इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में। कल आपको इंडिया पे भरोसा है, इंडिया ग्रो करेगी, राइट। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो दिस टॉप 500 कंपनीज हु आर द पिलर्स ऑफ आवर कंट्री, पिलर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, इनको ग्रो करना ही पड़ेगा। जब ये ग्रो करेंगी, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये भी ग्रो करेगा। तो अगर आप इंडिया में बिलीव करते हैं, इंडिया के ग्रोथ पे बिलीव करते हैं, तो कंटिन्यू योर SIP, स्टार्ट योर SIP एट द अर्ली स्टेज, continue your SIP, stay disciplined during the market volatility and trust compounding. You will definitely win. तो आज के एपिसोड से अगर आपने एक भी फाइनेंशियल लेसन सीखा हो तो प्लीज़ इस पूरे कॉन्वर्सेशन को शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, या अपने उस दोस्त के साथ जो कमा तो रहा है लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पा रहा। और कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लो इनकम, या लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, या लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन? अगर आपको भी ऐसे प्रैक्टिकल और एक्सपर्ट लेड कॉन्वर्सेशंस पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। मैं हूं सैयद सारिम अली और आप देख रहे हैं द एक्सपर्ट डायरीज। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। साइनिंग ऑफ।